हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इसके पहले के सभी चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको वो जरूर देखना चाहिए। तो आज की वीडियो होने वाली है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के ऊपर, ठीक है। मतलब अगर आप आज की इस वीडियो को पूरा देखेंगे, स्टार्ट से एंड तक देखेंगे, तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आखिर होता क्या है ना। तो इसको अच्छे से समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस इज व्हाट? सीक्वेंस इज जस्ट कलेक्शन ऑफ नंबर्स। इट इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स इन विच ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज फिक्स्ड, ठीक है। ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज फिक्स्ड, ठीक है, मतलब ऑर्डर नहीं बदल सकते हैं। इसको और डिटेल में समझ सकते हैं कि एग्जांपल से। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, यहाँ पर हमने कलेक्शन लिखना है फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स क्या है, 2 4 6 8 10 है, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये भी क्या है, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। मतलब कलेक्शन में हम ऑर्डर ऑफ नंबर्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। ऑर्डर मींस पोजीशनिंग, ठीक है, हम पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 2 पहले दिखा था, यहाँ पर मैंने पहले 4 को लिख दिया है, तो ये हम काम कर सकते हैं। बट अगर हम किसी कलेक्शन को सीक्वेंस बोलना चाहते हैं तो उस कलेक्शन में ऑर्डर ऑफ द नंबर्स मस्ट बी फिक्स्ड, मतलब वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर। और अगर हम चेंज कर देते हैं ऑर्डर, तो दैट विल बिकम एज अनदर सीक्वेंस। नाउ दिस सीक्वेंस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस सीक्वेंस, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा, दोनों ही सीक्वेंस है क्योंकि दोनों ही कलेक्शन है एटलीस्ट, ठीक है, जिनमें हम ऑर्डर नंबर्स का चेंज नहीं कर सकते। ये होता है सीक्वेंस, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि सीक्वेंस क्या होता है। अब हम देखेंगे कि प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन हम समझते हैं क्या होता है। तो इट इज नथिंग बट सीक्वेंस। ये सीक्वेंस ही होता है, सीक्वेंस फॉलोइंग पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक है। वो सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन बोलने लगते हैं जो किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंसेस जो किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 4 6 8 10, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। एंड वी हैव अनदर सीक्वेंस 2 4 8 16 32। तो वी आर गिवन 2 सीक्वेंसेस, ठीक है, एंड दीज आर फॉलोइंग सम पर्टिकुलर पैटर्न्स, ठीक है। जैसे अगर हम इस पहले वाले सीक्वेंस को ध्यान से देखें तो इसमें अगर हम इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ रहा है, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो भी 2 आ रहा है, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें तो भी 2 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 2 ही आ रहा है, मतलब फिक्स है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में, ठीक है ना। तो इस सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलने लगेंगे, प्रोग्रेशन। एंड इस दूसरे सीक्वेंस में भी कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है जो कि डिफरेंट है इससे, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलने लगते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इसमें कैसा पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, हर टर्म में प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 मिल रहा है हमें, ठीक है। 8 में 4 से डिवाइड करें 2, इसमें डिवाइड करेंगे तो 2। तो इस तरह से हमको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों सीक्वेंसेस ऐसे हैं जिनमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंट टाइप के पर्टिकुलर पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं, है ना, तो हम दोनों का डिफरेंट नेम रखेंगे। बात समझ में आ रही है, जस्ट टू डिफरेंशिएट नेम्स देना जरूरी है, ठीक है। तो इस टाइप का जब पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होगा तो उसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इस टाइप का जब पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है तो उसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लिखता हूँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि वो आपको पढ़ना है 11th में, ठीक है ना। तो एपी की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जरूर नोट कर लेना, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, ठीक है। कांस्टेंट, जो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें एक रिलेशन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो कि सीक्वेंस में एंड प्रोग्रेशन में क्या रिलेशन है। तो सभी प्रोग्रेशन सीक्वेंस है बट सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं है, ऐसे आप समझ सकते हो। यहाँ पे मैंने एपी को डिफाइन भी कर दिया,
अभी इसकी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि क्या होते हैं, ठीक है। टर्मिनोलॉजी देखते हैं क्या होते हैं। देखो जैसे यहाँ पर तुम्हारे सामने कोई एपी दिया हुआ है 2 4 6 8 10, ठीक है, ये एपी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो पहली पोजीशन पे लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। अब जो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स है जो कि कांस्टेंट था उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो व्हाट इज कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी? फर्स्ट टर्म इज 2, फर्स्ट पोजीशन पे आपको 2 दिख रहा है ना, तो दिस विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म, दिस विल बी कॉल्ड एज लास्ट टर्म, एज ऑब्वियस है ना, लास्ट में वो दिख रहा है तो वो लास्ट टर्म होगा। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 2। डिफरेंस कितना आ रहा था? 2। तो भाई दिस इंफॉर्मेशन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस यू कैन फॉर्म एनी एपी। अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हो? रिलेशन भी देख लो। अगर फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है तो नेक्स्ट टर्म आ जा रहा है, इसमें 2 ऐड होगा तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और एक रिलेशन और समझ लो यहीं पर कि अगर लास्ट टर्म में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रीवियस टर्म आ जाएगा, और इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके प्रीवियस टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रीवियस टर्म्स मिलते जाएंगे। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब हम जनरल टर्म ऑफ एपी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जनरल टर्म ऑफ एन एपी। यहाँ पर हम लिखेंगे जनरल टर्म लिख रहे हैं ना, तो हम आर्बिट्रीज के टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी ए एंड डी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ सीडी, ठीक है ना, बी ए एंड डी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म अगर ए दिया हुआ तो हमें फर्स्ट पोजीशन पे लिख देना है ना। अगर हम फर्स्ट टर्म में डी ऐड करें तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाता है, फिर इस टर्म में अगर हम डी ऐड करें तो हमें उसके आगे वाला टर्म मिल जाता है, इसमें डी ऐड करें तो उसके आगे वाला टर्म मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको ऐसे टर्म्स मिलते जाते हैं। आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो जो पहला टर्म है और ये जो दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, ठीक है। इस तरह से और भी टर्म्स हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो पहले टर्म में जो टर्म नंबर 1 है, ठीक है, उसमें डी का कोएफिशिएंट क्या है? 1 से 1 कम है। दूसरे टर्म में जो डी का कोएफिशिएंट है वो टर्म नंबर से 1 कम है। बात समझ में आ रही है? इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, जैसे इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ a + 1 - 1 d, मतलब पहले टर्म में डी का कोएफिशिएंट टर्म नंबर से 1 कम है, टर्म नंबर क्या है 1, ठीक है। दूसरे टर्म में डी का कोएफिशिएंट टर्म नंबर से 1 कम है, टर्म नंबर 2 है तो 2 से 1 कम है डी का कोएफिशिएंट, ठीक है। इसी तरह से तीसरे टर्म में जो डी का कोएफिशिएंट है वो टर्म नंबर से 1 कम है, ठीक है। तो इस पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि nth टर्म कैसे फाइंड करें, ठीक है। जनरल टर्म इज nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है ना। nth टर्म फाइंड आप कर सकते हो, कैसे फाइंड करोगे? जस्ट डी का कोएफिशिएंट n से 1 कम लिख दोगे, है ना, और प्लस में लिख दोगे, तो ये फॉर्मूला बन गया आपको, है ना। तो nth टर्म को हम ऐसे भी लिखते हैं an से, ठीक है। nth टर्म लिखो या an लिखो, दोनों बात बराबर है, ठीक है। ये nth टर्म हो गया। और ये फ्रॉम स्टार्ट है, जब मेंशन ना करेगा तो आपको समझ लेना है कि वो फ्रॉम स्टार्ट की बात कर रहा है। अगर फ्रॉम लास्ट की बात करेगा तो लिख के देगा nth टर्म फ्रॉम लास्ट, उसका भी फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, फ्रॉम लास्ट। ये क्या होगा? l - n - 1d। इसे बताने की जरूरत नहीं है, l स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म। अभी आपने ऑब्जर्व किया कि सबट्रैक्ट करना पड़ता है, तो पैटर्न ऑब्जर्व करके आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जरूर पता होनी चाहिए यहाँ पर, जैसे लेट से आपके पास कोई एपी है, एपी विच इज कंसिस्ट ऑफ 5 टर्म्स, ठीक है ना। अगर किसी एपी में 5 टर्म्स हैं और आपको बताना है 5th टर्म ऑफ दैट एपी, तो 5th टर्म क्या है? 1 2 3 4 5, 5th टर्म मस्ट बी द लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो अगर किसी एपी में n टर्म्स हैं, ठीक है,
if any AP consists of n terms, then nth term would have to be the last term of that AP, है ना। अगर किसी AP में n terms ही कंटेन कर रहे हैं, ठीक है ना, n terms ही है किसी AP में, तो अगर आप nth term फाइंड करोगे तो लास्ट टर्म ही मिलेगा, ठीक है। और nth टर्म का फॉर्मूला अभी आपने देखा कि ये होता है a plus n minus 1d, ठीक है। तो इन सब फॉर्मूलेस को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं किसी AP के n टर्म्स का। तो बच्चों हम देखते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है ना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। इन सब की जरूरत क्या है, जैसे कहने का मतलब आपके पास कोई AP दी हुई है 1 3 5 7 9, ठीक है। मैं कहता हूं कि इसके 100 टर्म्स का सम फाइंड कर लो, मतलब इसमें ऐसे लिखते जाओ 100 टर्म्स तक और उनको ऐड करके बताओ कितना आएगा, ठीक है। तो आपके पास एक प्रैक्टिकल मेथड है कि आप 100 टर्म्स लिखो, फिर आप उसको ऐड करो, तो काफी टाइम टेकिंग प्रोसीजर होगा, है ना। आप बहुत समय लगाओगे उसे ऐड करने में। तो मैथमेटिशियंस को ये चीज तो एक्सेप्ट है नहीं, है ना, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं मैथ्स में। उसका कोई स्टैंडर्ड तरीका दिया जाता है, सॉर्टर फॉर्म दिया जाता है, सॉर्टर वे दिया जाता है उस चीज को फाइंड करने का। बात समझ में आ रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा वर्ड सफल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है, हम कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लेट्स से यही चीज लिखनी है कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी a and d रेस्पेक्टिवली। लेट फर्स्ट टर्म and common difference be a and d respectively, ठीक है ना, ठीक है ना। let AP consist of n terms, AP consist of n terms and last term of this AP be last term be l, ठीक है ना। हमने माना कि लास्ट टर्म उसका l होगा, ठीक है ना, l स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म, ठीक है ना। एंड AP कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स, देयर आर n टर्म्स इन दैट AP, है ना। इसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, a एंड d, ठीक है, रेस्पेक्टिवली लिखा है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या हुआ a, ठीक है, यहाँ पे टर्म नहीं लिखा है, तो ये सब आप समझ सकते हो, ठीक है। आप नोट्स बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम AP कैसे लिखते हैं आपको पता है, अभी हमने लिख के देखा कि जनरल फॉर्म ऑफ AP कैसे फाइंड होता है ना। तो पहला टर्म है, इसमें d ऐड करेंगे तो कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, नेक्स्ट टर्म आएगा, इसमें भी d ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा, एंड इस तरह से आता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जिसमें लास्ट टर्म भी मिलेगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। बट आपको सम फाइंड करना है ना, तो कॉमर्स की जगह आपको प्लस लगाना पड़ेगा, आपको ऐड करना है सारे टर्म्स को, ठीक है ना, आपको ऐड करना है, तो ऐसे आप प्लस लगा दोगे एंड इस समेशन को रिप्रेजेंट कर दोगे SN से, ठीक है। समेशन को SN से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, आप समझ सकते हो, ठीक। तो बच्चों अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो बहुत आसान है आपके लिए समझना ये इस डेरिवेशन को, ठीक है। ये AP लिखी हुई है ना, हमने प्लस कर दिया, मतलब हम सम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी को अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं, मतलब उल्टा करके लिख दूं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर, राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में हम लिखते हैं, फिर हमें क्या मिलेगा, मिलेगा तो ऐसे नहीं, उल्टा करके भी ऐड करेंगे तो आएगा तो ऐसे नहीं ना। तो वहां पर l लिख देते हैं पहले, प्लस आपको पता है कि अगर लास्ट टर्म दिया है उसके प्रीवियस वाला टर्म अगर आपको फाइंड करना है तो उसमें से कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये ऑब्जर्व करके मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहो, ठीक है। जैसे इसका कॉमन डिफरेंस आपको पता है 2 होता है ना, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2। अगर हमको लास्ट टर्म के प्रीवियस वाला टर्म फाइंड करना होगा, लास्ट टर्म से पहले वाला, जस्ट पहले वाला टर्म, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना लास्ट टर्म में। इफ यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 10 then you'll get 8 only, है ना। तो कॉमन डिफरेंस आपने सब्ट्रैक्ट किया 10 में से, तो आपको प्रीवियस वाला टर्म मिल गया। तो वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं, लास्ट टर्म लिखा है, प्रीवियस टर्म फाइंड करने के लिए हमने लास्ट टर्म में से d सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना। फिर से उसके प्रीवियस वाला टर्म फाइंड करने के लिए फिर से अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, d सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे, और जब इसमें लास्ट टर्म देखेंगे तो इसमें फर्स्ट टर्म आएगा, ठीक है। जब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो जो लास्ट में मिलेगा वो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। इधर से l मिल रहा है, l से हम जब उल्टा करके लिखेंगे तो ये मिलेगा। अब आपका क्या काम है, ये माइनस नहीं है, ठीक है, डॉट बना हुआ है, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड कर लें, ठीक है, इनको 1 मान लें, इनको 2 मान लें। ये कहीं आपको प्रूफ करने के लिए आएगा नहीं, बट ये आपका जो फॉर्मूले का जो डेप्थ होता है वो बढ़ जाता है, आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रहेगा, ठीक है ना। एडिंग 1 and 2, जब आप 1 and 2 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2SN इज इक्वल टू, ये तो आपको पता है LHSS ऐड होते हैं, RHSS ऐड होते हैं, आपको ये बात पता है ना।
तो फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे तो ए प्लस एल आएगा इस तरह से। इसमें तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस एल आ जाएगा। इसमें भी वही चीज होगी, 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस एल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सारे टर्म्स में यही मिलेगा आपको बीच के। ठीक है, तो ए प्लस एल लास्ट में भी आ जाएगा। अब ये ए प्लस एल ऐड हो रहा है कितनी बार? बट ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन क्यूरियोसिटी बढ़ा सकता है, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ा सकता है कि ये ए प्लस एल कितनी बार ऐड हो रहा है। आप देख रहे हो ये एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इस तरह से एन टर्म्स है। इसमें भी एक टर्म, दो टर्म, एन टर्म्स नहीं होंगे। उल्टा करके लिखोगे तो टर्म ज्यादा कम थोड़ी हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो एन टर्म्स इसमें भी है। तो इन दोनों को जब ऐड किया तो ये वन टर्म बना। पहले टर्म को ऐड किया तो ये पहला टर्म बना। दूसरे टर्म को ऐड किया तो आपको क्या मिला? दूसरा टर्म। ठीक है, तो ये कितनी बार आएगा? एन बार आएगा, बिकॉज ऑफ देयर आर एन टर्म्स इन दैट एपी, है ना? एन टर्म्स थे उस एपी में, तो कितनी बार आएगा? एन बार। अब आपको पता है किसी नंबर को एन बार ऐड करो या एन से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट सेम मिलता है। जैसे 2 को 5 टाइम्स ऐड करो, है ना? 2 को 5 टाइम्स ऐड करो, ये मत दिखाना अपने कॉपी में। ठीक है, 2 को 5 टाइम्स ऐड करो या 5 से 2 का मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट तो वही आता है ना। मल्टीप्लिकेशन इज शॉर्टर वे ऑफ परफॉर्मिंग रिपीटेड एडिशन। ये आपने बचपन से ही पढ़ा है। तो एडिशन को ही फाइंड करने का एक तरह से शॉर्टर तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो वहां पर हम नहीं जा रहे हैं ताकि आप और कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे एन ए प्लस एन। ठीक है, और अभी आपने देखा कि हम एल को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस एन माइनस 1t, क्योंकि ये क्या होता है आपका nth टर्म ही होता है। ठीक है, रिपीट हो थोड़ा सा पीछे ले जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बना? n/2 2a प्लस n माइनस 1t। एन ए ऐड हो जाएगा ना लाइक टर्म से, तो ए लाइक टर्म से ऐड हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी यूजफुल है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, इस फॉर्मूले को भी आप यूज कर सकते हो। 2 इधर ला दोगे, बात समझ में आ गई? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो आपको होमवर्क जैसा है, आप कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो आंसर। ठीक है ना, तो आपके पास एक एपी है -1 -3 -5 -7। ठीक है ना, इसका आपको 20th टर्म फाइंड करना है। ठीक है ना, एंड 15th टर्म फाइंड करना है। एंड इसी एपी के आपको 50 टर्म्स का सम फाइंड करना है। फाइंड सम ऑफ 50 टर्म्स। ठीक है ना, 50 टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको करके आप अपने कमेंट में आंसर दे सकते हो। ठीक है ना, तो बहुत यूजफुल वीडियो थी। आपने स्टार्ट से एंड तक देखा होगा तो आपको सारे फॉर्मूले के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस भी बताऊंगा। तो बच्चों अगर सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हो तभी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।